नमस्कार। मैं मनराज गुर्जर आपके बीच में फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक आधुनिक टॉपिक है जो मांग करता है कि सामाजिक व्यवस्था में जब भी अधिकारों की बात हो, जब भी समानता की बात हो, उस समय लिंग को आधार माना जाए, जेंडर को भी एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाए। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ऊपर, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, आप व्हाइट बोर्ड पर आप एक टॉपिक देख रहे होंगे, व्यक्तिगत राजनीतिक है। ये स्टेटमेंट को देखने के बाद आप यहाँ पर दो शब्दों को देख पा रहे होंगे, पर्सनल इज पॉलिटिकल। यानी कि आपके मन में एक द्वेष चल रहा होगा कि किस प्रकार से पर्सनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि आजकल तो भारत के संविधान के संदर्भ में या अन्य संदर्भों में हम बात करते हैं तो प्राइवेसी को बहुत ही निजी मामला माना जाता है और किसी के निजी मामले पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है। लेकिन यहां पर ये जो प्रसिद्ध स्टेटमेंट, एक फेमस कथन, ये कैरोल हेनिस का कथन है मित्रों। एक रेडिकल फेमिनिस्ट है, कैरोल हेनिस महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में ये स्टेटमेंट देती है। और कैरोल हेनिस कहती है कि भारतीय समाज की जो संरचना है वह संरचना लिंग के आधार पर किए गए भेदभाव की नींव पर टिकी है। और ये लिंग के आधार पर जो भेदभाव हुआ है, ये इस समाज की पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है। इस पितृसत्तात्मक सोच ने हमेशा से एक विमर्श पैदा करने का प्रयास किया कि महिलाएं कमजोर होती हैं और महिलाएं पुरुषों के बराबर या पुरुषों से अधिक काम नहीं कर सकती। तो जब सामाजिक व्यवस्था को बनाने की बारी आई तो उस सामाजिक व्यवस्था को बनाने में पुरुषों ने अपनी अग्रिम भूमिका निभाई और उस अग्रिम भूमिका के कारण उस सामाजिक व्यवस्था के सरोकार, नियम, कानून और वहां पर संचालित होने वाली सारी चीजें किसी न किसी रूप से पुरुषों के पक्ष में रही। तो उस समय से महिलाओं को हीन, कमजोर, दयनीय समझे जाने लगा। तो ये स्टेटमेंट कैरोल हेनिस ने अपना दिया। ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट है। अभी हम देखेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट कौन होते हैं और क्या बात करते हैं। लेकिन मित्रों, आप यहां पर समझ रहे होंगे कि महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में जब बात हो रही है तो इसको राजनीति विज्ञान में हम नारीवाद के रूप में देखते हैं। मित्रों, नारीवाद सामान्य भाषा में कहूं तो महिलाओं के हितों की बात करने वाली एक विचारधारा है। महिलाओं के हितों की बात करने वाली एक आधुनिक विचारधारा है। मॉडर्न आइडियोलॉजी। हम देखते हैं समाजवाद, पासीवाद, उदारवाद, पूंजीवाद। वैसे ही नारीवाद भी एक विमर्श, एक लक्ष्य, एक विजन के साथ जेंडर के आधार पर होने वाले उन सारे विभाजनों को तोड़ने का प्रयास करती है जो इस समाज में सिर्फ और सिर्फ
पुरुषों के अकारण परिस्थितियों के कारण बनाए गए। मित्रों, जब हम नारीवाद की बात करते हैं तो नारीवाद आधुनिकता के उन परिप्रेक्ष्यों में सामने आता है जब 1837 के अंतर्गत चार्ल्स फूरियर, एक कल्पनावादी समाजवादी, कल्पनावाद पर जो समाजवाद था उसका समर्थक थी, उन्होंने 1837 में सबसे पहले नारीवाद की बात की और उन्होंने बोला कि नारीवाद लैंगिक न्याय को प्रतिस्थापित करने के लिए जरूरी है। यानी किस प्रकार के लैंगिक न्याय की यहां पर बात हो रही है? क्या लैंगिक न्याय जेंडर के आधार पर होने वाले विभाजनों को रोकने की बात करता है? क्या लैंगिक न्याय का जो आधार है वह इस समाज की संरचना में है? और अगर इस समाज की संरचना में है तो उसको समाप्त कैसे किया जाए, इस बारे में यहां पर बात हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाकर वापस आप लोगों के इसी संदर्भ में आता हूं। ये यूजीसी नेट के साथ साथ स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाला सबसे जलवंत टॉपिक है मित्रों, और यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लैंगिक न्याय की बात हो रही है। लैंगिक न्याय यहां पर दो चीजों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए, दूसरा पुरुषों के भांति महिलाओं को अधिकारों की वैधानिकता प्रदान की जाए। यानी सामान्य तौर पर लिंग यहां पर रखा जा रहा है, जेंडर को यहां रखा जा रहा है, और जेंडर के आधार पर जो विभाजन हो रहा है वो विभाजन समाप्त हो, और साथ ही जितने भी अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं उन अधिकारों पर एक वैधानिकता के साथ उस स्वरूप में महिलाओं को शामिल किया जाए जिस स्वरूप में महिलाएं इस सामाजिक व्यवस्था में खुद को ढाल सके। मित्रों, यहां पर लिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में, महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में हम देखते हैं। प्राकृतिक संरचना के तहत लिंग का निर्धारण होता है। यानी कि कौन महिला होगा, कौन पुरुष होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। और प्रकृति ये तय करती है कि किस प्रकार से क्या जैविक संरचना मनुष्य की होगी। और इस जैविक संरचना में प्रकृति ने कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए महिलाओं को चुना है। प्रकृति ये जानती थी कि महिलाएं ही उस जिम्मेदारी को सही ढंग से उठा सकती हैं, महिलाएं उस जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन कर सकती हैं। तो फिर जब महिलाएं हैं उस जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन कर सकती हैं, तो क्यों ना महिलाओं को उस जिम्मेदारी दिया जाए। जैसे कि हम समझ सकते हैं मां बनने का सौभाग्य, महिलाओं को मिलता है, क्योंकि महिलाओं में सहनशीलता होती है।
वह उस दर्द को महसूस कर सकती हैं। किसी विचारक ने कहा कि जिस सामाजिक संरचना में हम बात करते हैं या जिस सामाजिक संरचना में हम रहते हैं, उस संरचना में महिलाएं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए भी बहुत दयनीय और हीन हैं। मैं पुरुषों को चैलेंज देता हूं कि एक 2 किलो की या 1 किलो की ईंट अपने पेट पर लटका कर 2 या 3 दिन रख दिखा दे, उनको पता चल जाएगा कि जिस रिप्रोडक्टिव राइट्स महिलाओं को मिले हुए हैं, उनके अंदर वो किस स्तर तक उस सहन क्षमता के साथ बड़े ही हंसी और खुशी के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। मित्रों, इसी संदर्भ में नारीवाद जब आया तो नारीवाद ने बड़ी प्रबलता के साथ बात रखी कि भाई ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, ये पितृसत्तात्मक सोच के साथ जिस समाज की नींव रखी गई है, उस समाज में अब परिवर्तन जरूरी है। उस परिवर्तन को आप कैसे लाते हो, किस रूप में लाते हो, ये आप तय करिए। लेकिन उस समाज में अब महिलाओं को महिला होने के कारण हीन या कमजोर नहीं माना जाएगा। अगर माना जाएगा तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए मांग उठाएंगे। इस लड़ाई के लिए ही तो नारीवाद प्रबलता के साथ उभर कर हमारे सामने आया। और उस नारीवाद ने जिस जेंडर डिस्कोर्स को हमारे समक्ष रखा, वह जेंडर डिस्कोर्स इक्वालिटी की बात करता है। वह जेंडर डिस्कोर्स संवैधानिक लोकतंत्रों के अंदर सब्सटेंटिविटी की बात करता है, यानी वास्तविक तौर पर आप उसको कितना लागू कर पा रहे हो, सामाजिक और आर्थिक आयामों पर आप कितना लागू कर पा रहे हो। अभी हम आगे इसके विभाजनकारी तत्वों के रूप में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक छोटे से उदाहरण के साथ हम यहां पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमने जब हम छोटे थे तो एनसीईआरटी की किताबों में बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण आते थे और उन अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से हमें पढ़ाया जाता था। और हमने पढ़ा था कि एक परिवार के 2 सदस्य होते हैं और उन 2 सदस्यों के अंतर्गत एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे उनके होते हैं। तो जब वहां पर खाना खाया जाता है तो उसकी माँ उस लड़के को अंडा देती है, लड़की को नहीं देती है, कि लड़का जाके बहादुर बनेगा, लड़का उनका नाम रोशन करेगा, लड़का उसका उस परिवार का चिराग है। ऐसी बातें की जाती है। वहां पर हमने विभाजन के छोटे से आयाम को देखा था, लेकिन यह बहुत बड़ी बात थी और यह बात छोटी नहीं है मित्रों। जितना भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट हम देखते हैं, वह परिवार के लेवल से शुरू होता है और उसमें समाज की सैद्धांतिक मंजूरी, सैद्धांतिक सहमति होती है। एक उदाहरण से हम देखते हैं कि एक फैमिली है और उस फैमिली में 4 सदस्य हैं। स्वाभाविक है 2 उसके पेरेंट्स होंगे और 2 चाइल्ड होंगे। एक बॉयज होता है, एक गर्ल होती है। एक दिन बॉयज बड़ा हो जाता है, बड़ा तो होना स्वाभाविक है, तो बॉयज को चिल पार्टी करने जाना है। आजकल पार्टियों के नए नए रूप देखने को मिलते हैं। चिल पार्टी, कौन सी पार्टी, और पार्टियों को भी बहुत सारे तरीकों से कैटेगराइज कर दिया जाता है। सिंपल पार्टी और मुखर्जी नगर के गलियों में रहने वाले यूपीएससी वाले लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खाना भी एक पार्टी होती है। ये संघर्ष है और ये संघर्ष
एक अच्छे परिणाम के साथ आएगा, इसका नतीजा एक अच्छे परिणाम के साथ मिलेगा मित्रों। ये हमारा जीवन है और अभी हम उस परम सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस परम सुख की परिकल्पना गौतम बुद्ध हमको देखे गए हैं, जिस परम सुख की परिकल्पना विवेकानंद के दर्शन से हम पाते हैं। हालांकि आज परम सुख के भी अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए परम सुख नौकरी है, किसी के लिए परम सुख कुछ और हो सकता है, आप सब जानते हो, और वह भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है। लेकिन यहां पर हम आ रहे थे कि लड़के को चिल पार्टी करने जाना है। अब वो चिल पार्टी करने जाना है तो उसने अपने पिताजी से परमिशन मांगी और माताजी की सैद्धांतिक मंजूरी के साथ उसको परमिशन दे दिया गया, और वो रात के 2 बजे तक चिल पार्टी करके आता है, हुक्का हुक्का शराब वराब सब पी के आता है, और आकर घर पे झूमता हुआ आता है, घंटी बजाता है और सीधा अपने रूम में जाकर सो जाता है। माता पिता की हिम्मत नहीं हो पाती है, या कहना नहीं चाहते, इकलौता बच्चा है क्या कहे। ऐसी ही परिस्थिति एक दिन इस लड़की के साथ हो जाती है, और इसकी एक दोस्त का जन्म दिवस होता है। इसको भी एक पार्टी में जाना है, लेकिन कृत्य यहां पर उन्होंने अपने बेटे के देख लिए थे। तो इन कृत्यों के साथ पेरेंट्स ने एक सैद्धांतिक माइंड में बना लिया कि भाई पार्टी में भेजेंगे तो ये भी ऐसे ही करके आएगी। ये जब बोलती है कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे जाना है, तो बड़ी आनी कानी के साथ मां कहती है बेटा रात में जाना ठीक नहीं है, बाहर बहुत सारे सेफ नहीं है, बहुत सारे डाकू मवेली घूमते हैं, आप अकेली मत जाओ, जाओ तो भाई को साथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा चले जाएंगे। मतलब एक सहारा देने की बात यहां पर हो रही है कि तुम्हारे साथ एक होना जरूरी है। ये नौबत क्यों आई, या ये सहारा क्यों देना चाहते हैं? इस सहारे के पीछे के लॉजिक को समझे तो ये क्या है मित्रों? क्या ये सहारा देने की भावना इस सामाजिक संरचना से नहीं निकली है? और इस समाज को गंद या गंदगी फैलाने का काम किसने किया है? नारीवादी विचारक इसी पर बहस करते हैं, और वह कहते हैं कि ये कैसे हुआ है, इनके पीछे के कारण क्या है? हमने तो नहीं किया, तो इसका नुकसान हम क्यों भुगते? हमें ही हमेशा दबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है हमें दबा के? ये सारे क्वेश्चंस ये रेडिकल फेमिनिस्ट करते हैं, और जब इस क्रम में बात होती है तो एक फेमस विचारक हैं रेडिकल फेमिनिस्ट में, सिमोन दी बुआ। ये यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर भी ये रिपीट हो सकता है। उन्होंने बोला कि महिलाएं पैदा हो महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। इसके पीछे के लॉजिक को समझिए आप। सिमोन दी बुआ बोल रही है महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ये किस संदर्भ में सिमोन दी बुआ बोल रही है? और वो क्या कहना चाह रही है कि जब एक लड़की पैदा होती है समाज में, तो उसको ये एहसास दिलाया जाता है तुम लड़की हो, उसको गुड़िया ला कर दी जाती है, उसकी चोटी बांधी जाती है। जब बड़ी होती है तो उसको बोला जाता है तुम्हें घर के काम सीखना है, ससुराल जाना है। जब ससुराल जाती है तो सास और ससुराल वालों का एक बड़ी मांग होती है कि तुम्हें माँ बनना है, हमें पोता चाहिए।
फिर उसके बाद उसके पालन पोषण में उसको रख दिया जाता है। यानी जीवन भर उसको ये एहसास कराया जाता है कि तुम महिला हैं, तुम कमजोर हैं, तुम तो बस एक सामाजिक संरचना, एक सोशल स्ट्रक्चर में उसका फ्रेमवर्क तय कर दिया जाता है। और इसमें राज्य की भी उतनी भूमिका होती है जितनी एक परिवार की होती है। एक परिवार जितने तरीके से ये बात कर रहा है उतना ही राज्य भी करता है, राज्य भी वही कर रहा है। तो सिमोन दी बुआ के उस दुख को, उस दर्द को आप यहां समझ सकते हो मित्रों। और केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, उनकी एक किताब है। केट मिलेट अपनी किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहती हैं कि परिवार ही लिंग पर आधारित विषमता का सबसे बड़ा आधार है। सबसे बड़ा आधार है। यानी केट मिलेट यहां पर बहुत बड़ी बात कर रही है कि जिस विषमता को आप रख रहे हो, जिस विषमता की आप बात कर रहे हो, वह विषमता परिवार से आई है। और परिवार बार बार ये कह रहा है कि तुम अपने स्तर रहिए। अपना एक कैटेगराइजेशन परिवार के लेवल पे होता है। नारीवाद इन सब मुद्दों को एक डिस्कोर्स, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के एजेंडे पर लाकर एक चर्चा यहां पर छेड़ने का प्रयास करता है कि जिस सैद्धांतिकता को आप रख रहे हो या जिस सैद्धांतिकता में आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हो, उस सैद्धांतिकता में महिलाओं को किस प्रकार से रखा गया है, उनके रखने के आधार क्या है। केट मिलेट ने यहां पर कह दिया। आप सोच रहे होंगे कि जिस टॉपिक को ऊपर रखा गया है उस टॉपिक पर तो अभी तक कुछ छेड़ा नहीं गया सर, अभी तक एक बेस ही बता रहे हैं। तो मित्रों, बेस जानना जरूरी है, तभी हम और आप उस टॉपिक को कर पाएंगे। अभी इस पर क्वेश्चंस नहीं आया है। ये स्टेटमेंट किसका है तो आपको याद रख लेना है, कैरोल हेनिस का है। आपको इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। और एक और चीज बता दूं, मैं 3 से 4 क्वेश्चंस इस पोर्शन से आते हैं मित्रों, बुक से लेकर अन्य तरीकों से लेकर। तो यहाँ पर ये भी आपको बात रखना है। देखो मित्रों, जब नारीवाद की बात होती है तो यहाँ पर हम 2 चरणों में इसको देखते हैं, 1960 से पूर्व और 1960 के बाद। आप मेरी उल्टनक्रॉफ्ट नाम सुना होगा, जेस मिल, इनकी पुस्तक का नाम है द विंडिकेशंस ऑफ वुमेन्स द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स। मेरी ऑल्टनक्राफ्ट की पुस्तक का नाम है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने बात की और जेस मिल जैसे विचारकों ने बात की। ये एक उदारवादी ढंग से उदारवादी चरण के रूप में इन्होंने महिलाओं के मताधिकार की बात की, समान अधिकारों की बात की और एक शासन व्यवस्था से उन्होंने ये मांग की। आपको पता है ब्रिटेन जैसे देशों में 1920 के बाद मताधिकार मिले, महिलाओं को ये अधिकार दिया गया, अमेरिका के अंतर्गत भी दिया गया। तो ये पहले चरण की देन है। 1960 के बाद में हम अगर देखते हैं तो केट मिलेट
कैरोल हेनिस, सिमोन दी बुआ, ये सारे नारीवादी विचारक, कैटरीना मैकानिन, कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना मैकानिन, ये सारे आए और इन्होंने बोला कि ये सारी की सारी पितृसत्ता है, इसको समाप्त करो और नए ढंग से सामाजिक संरचना का निर्माण करो। यानी कि ये रेडिकल फेमिनिस्ट कहलाए, क्रांतिकारी नारीवाद। उन्होंने बोला कि पितृसत्ता का जो ढांचा है वह जब तक इस समाज में रहेगा तब तक महिलाओं को अधिकारों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। बेटी फ्रीडन ने कहा, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, अनाम समस्या। बेटी फ्रीडन उन्होंने बोला कि महिलाओं की कुछ ऐसी अनाम समस्याएं हैं जिन पर समाज का ध्यान जाता ही नहीं है, और ये अनाम समस्या फेमाइन मिस्टिक के उनके किताब है उसके रूप में सामने लाती है। और इस अनाम समस्या के अंतर्गत वो बताती है कि राज्य सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों को भाग लेने से रोकता है, उनको एक पारिवारिक स्तर तक रखता है। अभी हम देखेंगे कैसे रखता है। लेकिन ये रेडिकल फेमिनिस्ट मित्रों जब बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से ये मांग करते हैं कि पूरी की पूरी पितृसत्तात्मक ढांचे को ही विखंडित कर दिया जाए, नए सिरे से समान अधिकारों के साथ एक नया विमर्श हो जहां लिंग और सेक्स इन दोनों के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, और जो व्यवस्था होगी वह समानता पर आधारित होना चाहिए। बोला कि जब तक पितृसत्तात्मक ढांचे को पूर्ण रूप से आप विखंडित नहीं कर देते तब तक सामाजिक संरचना में उस सरोकारिता का आप निर्माण भी नहीं कर पाओगे। और वह सरोकारिता किस रूप में आप देखोगे, ये इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, एक सब्सटेंटिव फ्रेमवर्क ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस के रूप में आप इसको देखोगे। तो मित्रों ये इसी रूप में यहां पर देखते हैं। ये हमने एक फेमिनिज्म का एक पर्सपेक्टिव देखने का प्रयास किया इतने इस आधार पर। अब हम देखते हैं कि पर्सनल एंड पॉलिटिक्स में क्या कहने का मतलब है। इसके माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया है कि सार्वजनिक घरेलू भेद को स्पष्ट किया गया है। सार्वजनिक घरेलू भेद को स्पष्ट किया गया है। जब हम बात पर्सनल की करते हैं और पॉलिटिकल की करते हैं तो पर्सनल यानी घरेलू स्तर की बात आ रही है, यानी कि आपके घर के स्तर पर। और घर के स्तर पर क्या हो रहा है, अगर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, किसके आधार पर हो रहा है, लिंग के आधार पर हो रहा है। तो यहां पर मित्रों क्या होता है कि यहां पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य बोलता है कि आपका पर्सनल मामला है, यानी घर की चार दीवारी के अंतर्गत राज्य कहता है कि घर की चार दीवारी के अंतर्गत हम नहीं जाएंगे, और घर की चार दीवारी के अंतर्गत का मामला बटाकर राज्य अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भागता है। ऐसा रेडिकल फेमिनिस्ट कर रहे हैं। यानी एक घर के अंदर एक औरत के साथ, एक महिला के साथ क्या होता है, किस प्रकार से होता है,
इसमें राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राज्य इस पर कुछ नहीं करेगा। सीधे तौर पर यह बात बोल दी जा रही है यहाँ पर कि एक घर के अंदर, एक घर की चार दीवारी के अंदर किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, क्या हो रहा है, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। और रेडिकल फेमिनिस्ट कह रहे हैं कि यही इस व्यवस्था को बनाए रखने में राज्य की भूमिका है। सपोज करिए एक घर के अंदर एक महिला के साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, तो वहां पर राज्य मना कर देगा कि हम नहीं जा रहे। अभी हाल ही में एक लेख आया न्यूज़पेपर में, और आपने अभी देखा होगा कि एक बहस भारत में छिड़ी हुई है मैरिटल रेप की, यानी कि शादी के बाद पति महिला की मर्जी के बिना उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है, तो वह, अगर ऐसा कोई कानून पास हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। और अपराध की श्रेणी में आने के बाद रेप की धाराएं उस पुरुष पर लगेगी। रेडिकल फेमिनिस्ट कह रहे हैं कि भैया ये होना चाहिए, मैरिटल रेप पर केस बनना चाहिए। बिल्कुल महिला की मर्जी है, उसको जबरदस्ती सामाजिक बंधनों में कि यह मेरी पत्नी है, मैं आपके साथ कुछ भी करूं, ऐसे अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहस छिड़ी हुई है, और यहां पर राज्य बोला कि अगर हम ऐसा कानून बनाएंगे तो पारिवारिक संरचना विखंडित हो जाएगी। तो एक बात यहां पर रेडिकल फेमिनिस्ट कह रहे हैं कि हम तो कहते थे, हम तो पहले ही कह रहे थे कि राज्य चाहता ही नहीं है, राज्य पर्सनल मामलों में घुसना ही नहीं चाहता है, और यही पर्सनल मामले महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, यही पर्सनल मामले महिला को हीन कमजोर बताते हैं। तो ये एक आधार है कि पर्सनल जो भी मामला होगा उन मामलों में राज्य अपनी जिम्मेदारी से भागता है और बोलता है कि हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे। और इसी बेस पर पर्सनल लेवल पर महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उनके साथ जबरदस्ती होती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वही डिस्क्रिमिनेशन उनको कमजोर बनाता है, उस व्यवस्था में लड़ने के लिए मजबूत तरीके से वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। दूसरा पॉलिटिकल हम आ जाते हैं तो ये राजनीतिक है। राजनीतिक मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां, यानी यह कहा जा रहा है कि जो भी मामले सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होंगे, चाहे वो भेद, जाति के आधार पर भेद हो, जेंडर के आधार पर भेद हो, सांप्रदायिकता हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, ऐसे मामले में राज्य अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और राज्य यहां पर हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंशन करेगा, और इस हस्तक्षेप के माध्यम से इन सबको मिटाने का प्रयास करेगा। यानी कि घर की चार दीवारी के बाहर होने वाले सभी प्रकार के अन्यायी भेदभावों को समाप्त करने के लिए राज्य काम करेगा। भारत के संदर्भ में आर्टिकल 16 आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन उसमें है। 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की गई है।
तो पर्सनल इज पॉलिटिक यानी व्यक्तिगत राजनीतिक है। तो यहाँ पर नारीवादी ये कह रहे हैं कि पर्सनल लेवल पर भी महिला के साथ जो भी चीज हो रही है वह भी सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, यानी राज्य का इंटरवेंशन पॉलिटिकल के साथ साथ पर्सनल लेवल पर भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक इस प्रकार का ये हस्तक्षेप राज्य का नहीं होगा तब तक ये परिकल्पना आप नहीं कर सकते कि महिलाओं के एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य प्रयास कर रहा है। मित्रों, जब हम बात करते हैं इस प्रकार की, तो सार्वजनिक स्तर पर भी आज भी हम चाहे कि संवैधानिक मान्यता हमने दे दी है, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया है पंचायतों के स्तर पर, लेकिन आज भी क्या वो महिलाएं वास्तविक रूप से उस पावर का प्रयोग कर पाती हैं? आज भी सरपंच पति का एक कंसेप्ट ग्रामीण स्वशासन के रूप में हम देखते हैं, और ग्रामीण स्वशासन में सरपंच पति का एक कंसेप्ट बड़े बेहतर तरीके से उस पावर जो महिलाओं के नाम पर ली गई है उसके आनंदित भाव को रखती है। मित्रों, भारत के संदर्भ में हम देखें तो आज जिस महापुरुष की जन्म जयंती है, उस महापुरुष ने तो मंत्री परिषद से अपना त्याग पत्र भेज दिया जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ, और 2003-4 में जाकर उस हिंदू कोड बिल को लागू करवाया गया। फिर महिलाओं को अधिकार मिले, हिंदू माताओं बहनों को अपनी संपत्ति में अधिकार मिले, लेकिन उसका भी तोड़ निकल गया। आज सैद्धांतिक सहमति के साथ अपना नाम कटवा लेती है जमीनी जायदाद से। ये सामाजिक संरचना है, और ये सामाजिक संरचना मानसिक चिंतन और मानसिक शुद्धता के बिना कभी सुधर नहीं सकती। चाहे आप मैरिटल रेप पर कानून बना लीजिए, या आप संवैधानिक तरीकों से महिलाओं को अधिकार दे दीजिए, जब तक सामाजिक रूढ़िवादिता का चला आ रहा वो पराक्रम नहीं टूटेगा, जब तक परिवार के स्तर पर स्थापित मूल्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभावपूर्ण रवैयों में सुधार नहीं आएगा, तब तक आप सामाजिक समरूपता के आधार पर लैंगिक न्याय स्थापित नहीं कर सकते। और लैंगिक न्याय तात्विकता के उन आयामों के साथ कभी भी स्थापित नहीं कर सकते जब तक महिला को आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं बना देते। मार्क्सवादी विचारक एंगल्स ने कहा कि महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियां देकर उसको घर तक सीमित रख दिया जाता है, और क्या उनको उन घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का भुगतान होता है? नहीं होता है। पति जो बाहर से पैसे कमा कर आ रहा है वो इस आधार पर उस पर रौब दिखाता है कि मैं बाहर पैसे कमा के आया हूं, लेकिन क्या वह घर के अंदर उस पति की लिए खाना बना रही है, उस पति के कपड़े धो रही है, उस पति के सभी भौतिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा कर रही है? क्या उसका भुगतान उसको मिल रहा है? और उसको फिर आर्थिक रूप पर वो कमजोर हो गई, सामाजिक रूप पर उसको इसलिए कमजोर बना दिया जाता है तो महिला हो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सांस्कृतिक रूप पर कल्चरल बैरियर्स में उसको बांध कर रख दिया जाता है, तो आप कैसे लैंगिक न्याय स्थापित करोगे? अभी मित्रों, कुछ ही दिनों पहले विद वुमेन नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और उन्होंने मांग की कि लैंगिक न्याय और पितृसत्तात्मक ढांचे में विखंडन के साथ महिलाओं के अधिकारों को पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जितने भी संसाधनों का एलोकेशन महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ है उनको मॉनिटरिंग के साथ लागू किया जाए, बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ताकि उनका आउटकम उनको मिल सके। और पर्सनल इज पॉलिटिकल और पॉलिटिकल इज पर्सनल,
ये जो कैरोल हेनिस का स्टेटमेंट है, ये सामाजिक सरोकारिता, सामाजिक न्याय और पितृसत्तात्मक ढांचे के विखंडन के साथ ही घरेलू सार्वजनिक भेद की समाप्ति के बिना सामाजिक स्तर पर जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी हम स्थापित नहीं कर सकते। और एनिलेशन ऑफ जेंडर, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी एनिलेशन ऑफ कास्ट, मैं बोल रहा हूँ एनिलेशन ऑफ जेंडर। ये तभी संभव है जब परिवार और इंडिविजुअल स्तर पर मानसिक चेतना के साथ सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सब आगे आएंगे और अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। हम जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।